रुड़की की राजनीति, रुड़की का वातावरण दबंगई और गुंडई के कतई अनुकूल नहीं है। ऐसे व्यक्ति को रुड़की का विधायक बनाना चाहते हैं कि जो कल उनके लिए थाने में, कोतवाली में, पुलिस में उनकी सिफारिश करके उनके गलत कामों के लिए उन्हें संरक्षण देता रहे। और चूंकि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कोई विचारधारा नहीं, इसलिए वो इस चुनाव को व्यक्तिगत चुनाव के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं कि उनकी अपने हाथ से इतनी पिटाई की थी कि वो लगभग अधमरा हो गए थे। क्या एक जनप्रतिनिधि से ऐसा व्यवहार कोई अपेक्षित कर सकता है? नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। मैं ज्योति बिष्ट और आज हमारे साथ है ब्रिजेश त्यागी जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो चलिए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता है और सर आपको भी पता है, जो चुनाव की गर्मा गर्मी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, यानी चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 14 फरवरी को वोट्स भी डलने हैं। तो आप लोग घर घर में जाके काफ़ी मैंने देखा है कि डोर कैंपेनिंग चल रही है, तो क्या रुझान है जनता का? देखिए, अब तो चुनाव लगभग रुड़की विधानसभा क्षेत्र का खुल गया है और लोगों का जो रुझान है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी जो हैं हमारे प्रदीप बत्रा जी, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके पक्ष में खुल के अब जनता बोल रही है। शुरू में लोगों को ऐसा एक भ्रम हुआ था कि शायद यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वर्तमान में वो कुछ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन हमें तभी भी पता था कि एक सप्ताह के बाद उनका ग्राफ खुद गिर जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि कहीं उनके नाम की कोई चर्चा नहीं है। और ये रुड़की विधानसभा क्षेत्र ये पहले से ही परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये एक ऐसा अभेद और अजय गढ़ है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल है। जी सर, कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि इस बार इस बार कांग्रेस ही आएगी, तो आपका क्या कहना है? और उनका ये भी कहना है कि इस बार जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, प्रदीप बत्रा और यशपाल राणा की है। तो आपका क्या कहना है सर इसके? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी जब इस चुनाव को अपने और प्रदीप बत्रा जी के बीच में बताने का प्रयास करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। और ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने कांग्रेस की हार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन लड़ाई में बने रहने के लिए वो किसी तरह से इस चुनाव को व्यक्तिगत चुनाव बनाना चाहते हैं और वो ताकि चुनाव में बने रह सकें। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। वो विचारधारा जो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में, इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो विचारधारा, उसी के प्रतीक प्रदीप बत्रा हैं रुड़की क्षेत्र में। और चूँकि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कोई विचारधारा नहीं, इसलिए वो इस चुनाव को व्यक्तिगत चुनाव के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। लेकिन ये उनकी कोशिश असफल है, ये उनकी हताशा और निराशा है। और भारतीय जनता पार्टी 60 पार के लक्ष्य को उत्तराखंड में प्राप्त कर रही है और बहुमत की सरकार अपनी पहले से भी ज़्यादा बनाने के लिए तत्पर है। और ये समझ लीजिए कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प भारत की जनता ने लिया है वो उत्तराखंड में इस बार आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। जी सर, अगर बात करें रुड़की की जनता की, तो रुड़की की जनता प्रदीप बत्रा को ही क्यों वोट दे? ऐसा क्या किया है उन्होंने जो यशपाल राणा नहीं कर सकते? देखिए, प्रदीप बत्रा जी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी तुलना करना व्यर्थ है। मैं किसी पे आक्षेप व्यक्तिगत रूप से लगाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़मीन आसमान का दोनों के व्यक्तित्व में अंतर है। एक तरफ जहाँ प्रदीप बत्रा शिक्षित, सुसंस्कृत, सौम्य, मृदुभाषी और गरीबों के हमदर्द और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर इस तरह के एक जनप्रतिनिधि हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ, जब आपने देखा होगा कि वो मेयर थे, आपको पता होगा वो पूरी बात कि उन्होंने अपना आचरण किस तरह का रखा है। उनके आचरण से रुड़की की जनता भली भांति परिचित है। एक पार्षद थे चंद्र प्रकाश बाटा जी, उनके साथ भी पार्षद थे, वर्तमान में भी पार्षद हैं।
तो मेयर रहते हुए उन्होंने उनके साथ इतना अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया था कि उनकी अपने हाथ से इतनी पिटाई की थी कि वो लगभग अधमरा हो गए थे। क्या एक जनप्रतिनिधि से ऐसा व्यवहार कोई अपेक्षित कर सकता है? उन्होंने उस वक्त एक धमकी भी दी थी, वो वीडियो वायरल हुआ था कि अगला पिटाई का नंबर जो है विधायक प्रदीप बत्रा का है। क्या एक जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा अगर बोलेगा तो उससे जनप्रतिनिधि का स्तर नहीं गिरेगा? आप एक तीसरा प्रकरण यहाँ बीटीगंज में था। यहाँ पे 100 वर्षों से रामलीला समिति जो है रामलीला का मंचन करती है और उनकी तरफ से दशहरे के दिन यहाँ नेहरू स्टेडियम में रावण का पुतला दहन करने का कार्यक्रम पिछले 100 वर्षों से हो रहा था। आप जब मेयर बने तो आपने न सिर्फ उस पुतला दहन के कार्यक्रम को जबरदस्ती रुकवाया और उस रामलीला समिति को अपमानित करते हुए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हमारे जो उसका संचालन करते हैं वे वैश्य बिरादरी से लोग हैं, तो ये यहाँ तक कहा कि बनियों की मैं पिटाई तक कर दूंगा। एक जनप्रतिनिधि ऐसी असभ्य भाषा बोलता है। रुड़की हमारा पढ़ा लिखा और शिक्षित शहर है, छोटा सा शहर है। हम सब एक दूसरे के दुख में सुख में शामिल होते हैं। हमारी सबसे एक दूसरे से दुआ सलाम और राम रहीम है। यहाँ इस तरह की संस्कृति नहीं है और ऐसी असभ्य भाषा और ऐसे अमर्यादित आचरण की रुड़की की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए प्रदीप बत्रा जी और कांग्रेस के प्रत्याशी की कोई तुलना नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी एक जनप्रतिनिधि के पैमाने पर कतई तौर पर भी फिट नहीं होता और इसलिए मैं साफ तौर पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि 14 फरवरी को जब मतदान होगा तो उनको तब ये एहसास होगा कि रुड़की की जनता ने किस तरह से उन्हें अस्वीकार कर दिया। साथ ही साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने अनर्गल आरोप लगा सकते थे उन्होंने इतने आरोप लगाने का काम इस चुनाव में किया है। मैंने ये पहला चुनाव देखा है रुड़की विधानसभा का कि जिसका स्तर बहुत नीचे आया है और वो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी ने वो काम किया है। उनके समर्थक आज गुंडागर्दी फैलाने का वातावरण उन्होंने इस रुड़की में बना दिया। आज वो ये सोचते हैं कि अगर कोई हमारा विरोधी है तो उसको धमकाया जा रहा है। आज वो जबरदस्ती घरों पर झंडे और बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। लोग डर के मारे उनके झंडे और पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन जब वोट पड़ेंगे तो आप खुद ये महसूस करोगे कि किस तरह से यहाँ की जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। जी सर, अगर बात करें प्रदेश की, पर तो प्रदेश में तो मोदी जी के नाम पे वोट डल ही रही हैं, पर अगर यहाँ की बात करें रुड़की विधानसभा की तो प्रदीप बत्रा के नाम पे कितनी वोट आ रही हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं? एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से कार्य हैं, विकास कार्य हैं जो प्रदीप बत्रा ने इस रुड़की विधानसभा के लिए किए हैं? रुड़की प्रदीप बत्रा जी के विधायक बनने से पहले रुड़की की जो दशा थी वो आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रदीप बत्रा जी ने रुड़की को एक मॉडल सिटी, एक साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए जी जान से काम किया है। आज आप देख सकते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें, डिवाइडर वाली सड़कें और आपके इस शहर में सुंदर पार्कों की व्यवस्था, आपके इस शहर में फुव्वारों की व्यवस्था। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने जी जान से काम किया है। अभी आपने देखा होगा हाई मास्क लाइटें, रुड़की कल्पना नहीं कर सकता था। रुड़की के चारों तरफ आप देखते थे किस तरह से दबाव रहता था यहाँ यातायात का, और यहाँ जाम की स्थिति से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे। प्रदीप बत्रा जी के इस कार्यकाल में यहाँ जाम से मुक्ति मिली। जितने हाईवे का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ उससे लोगों को बहुत राहत महसूस हुई है। दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने अभी जो कोविड की महामारी हुई, कोई भी जनप्रतिनिधि रुड़की का प्रदीप बत्रा जी के अलावा उस महामारी में सामने नहीं आया। उन्होंने कोविड हेल्प सेंटर की स्थापना ही नहीं की। वो रात दिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरीजों के बीच रहे। हम जैसे लोग तो घर में दुबक गए थे। हमें तो ये लगता था कि ये एक चूँकि संक्रमण वाला रोग है, एक दूसरे से लगता है, तो हम बहुत डरे हुए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदीप बत्रा जी को कि वो मरीजों के बीच में रहे और उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की उपलब्धता हो, किसी को दवाई की ज़रूरत हो, उन्होंने राशन पहुँचाने का काम, घरों में भोजन पहुँचाने का काम अपने हाथ से प्रदीप बत्रा जी ने किया। और जो आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तो उस वक्त कहीं रुड़की शहर में नज़र भी नहीं आए। तो रुड़की की जनता
प्रदीप बत्रा जी को छोड़कर किसी और को वोट क्यों करे? जिस शहर को इतना अच्छा एक प्रतिनिधि मिला हुआ हो तो वहाँ दूसरे की कोई गुंजाइश कतई नहीं बनती। सर, लोगों का कहना है, लोगों का तो क्या कहना है, उनके विपक्षों का कहना है कि प्रदीप बत्रा की जो मेंटालिटी है वो कांग्रेस वाली है, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, प्रदीप बत्रा जी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। प्रदीप बत्रा जी भारतीय जनता पार्टी से ही जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो अब नगर पालिका परिषद होती थी रुड़की में, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो रुड़की का चुनाव चेयरमैन का लड़ना चाहते थे। किन्हीं परिस्थितियों के कारण उनको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उस वक्त नहीं बना पाई थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी और पार्टी से आवेदन भी नहीं किया था। उनको ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन निर्दलीय चुनाव वो जीते और उसके बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी उन्होंने सार्वजनिक रूप से पता नहीं कितनी बार ये बात कही कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये मेरा राजनीतिक अंतिम पड़ाव है, इसके अलावा मेरा किसी दूसरे राजनीतिक दल से कभी भविष्य में कोई वास्ता नहीं होगा। सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया है। ये तो विपक्षी हैं जो उन पर इस तरह का आरोप लगाते हैं, वो हिंदू संस्कृति और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, उनसे बहुत प्रभावित हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विचारधारा में पूरी उनकी आस्था है और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। जी सर, कहा यह भी जाता है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ मुस्लिमों की वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, मतलब वो एंटी मुस्लिम है, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दलों के द्वारा लगाया गया एक ऐसा आरोप है जो उन्होंने बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सूत्र वाक्य दिया है वो ये ही दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देखिए, कोई भी ऐसी योजना है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू की गई हो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? अगर जनधन खाते खुले हैं तो सबके लिए खुले हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या पारसी। चाहे उज्ज्वला योजना है, गरीबों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए, क्या उनकी जाति और धर्म पूछ कर दिए गए? इसी तरह से फ्री राशन दिया गया, सस्ता राशन दिया गया, आप देखिए कि सस्ती दवाइयाँ दी गई, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना लागू की गई। क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए की गई? ये सभी के लिए है, इसमें जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है। ये ऐसा आरोप जो लगाते हैं विपक्षी दल, वास्तव में वो खुद सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। अभी आपने देखा होगा, हरीश रावत जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का काम करेंगे। ये क्या है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेकुलर देश में क्या स्थान हो सकता है? इसी तरह से जब वो पहले मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि उत्तराखंड में जुमे की नमाज के लिए हम शुक्रवार के दिन छुट्टी, सरकार की तरफ से छुट्टी करेंगे। ये सिर्फ तुष्टीकरण के नाते वो एक खास संप्रदाय, एक धर्म के लोगों को अपने वोट, उनके वोट हथियाने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो तुष्टीकरण की नीति की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये जो आरोप इन पर लगाए गए हैं ये बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ वोट हथियाने के लिए ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। जी सर, अगर यशपाल राणा जीतते हैं तो कहा जा रहा है कि गुंडा राज आ जाएगा, तो सर आपका क्या कहना है कि किस तरीके का गुंडा राज आ जाएगा रुड़की? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि यशपाल राणा जीत ही नहीं रहे हैं, इसलिए उस आशंका को मैं सिरे से खारिज करता हूं कि रुड़की में कभी गुंडा राज होगा। लेकिन ये एक मुद्दा उठा और इस मुद्दे के पीछे कुछ आधार थे, जैसे कि मैंने 2-3 घटनाओं का पहले जिक्र किया कि वो, उनके समर्थक उनको कहते हैं कि ये बहुत दबंग हैं और दबंग के रूप में जब वो उनको परिभाषित करते हैं तो पता नहीं वो उनकी प्रशंसा करते हैं या उनकी बुराई करते हैं उनके प्रशंसक और समर्थक। लेकिन सच्चाई ये है कि दबंगता
और गुंडई में बहुत मामूली अंतर होता है। ये दबंगता कब गुंडई में बदल जाती है, इसकी कोई सीमा रेखा आप तय नहीं कर सकते। लेकिन रुड़की की जनता, रुड़की की राजनीति, रुड़की का वातावरण दबंगई और गुंडई के कतई अनुकूल नहीं है। यहाँ की शिक्षित और सभ्य जनता इस तरह की राजनीति को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए आप ये देखिए कि उनके समर्थकों ने अभी से क्या हाल रुड़की में कर रखा है। उनके समर्थक आप देख सकते हैं कि जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं वो ज़्यादातर उनके समर्थक लोग हैं। वो इस तरह के लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसे व्यक्ति को रुड़की का विधायक बनाना चाहते हैं कि जो कल उनके लिए थाने में, कोतवाली में, पुलिस में उनकी सिफारिश करके उनके गलत कामों के लिए उन्हें संरक्षण देता रहे। लेकिन रुड़की की जनता भली भांति इस बात को समझ गई है और ऐसा मौका नहीं आने वाला है। ऐसे गलत लोगों को रुड़की का जनप्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी सर, नितिन शर्मा जी की अगर बात करें तो वो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और अब उनका एक चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर, तो उससे वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या उनसे प्रदीप बत्रा पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपसे बताऊं, नितिन शर्मा जी हमारी विचारधारा के व्यक्ति हैं। नितिन शर्मा जी लेकिन आज दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय रहते उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय रहते सही निर्णय लेंगे। क्योंकि अभी वो जो उनकी इमेज बन रही है वो सिर्फ वोट काटने वाले उम्मीदवार के रूप में उनकी एक इमेज बन रही है। रहा जहाँ तक ये सवाल कि भारतीय जनता पार्टी या प्रदीप बत्रा जी के चुनाव पर, उनके चुनाव लड़ने से क्या असर पड़ेगा, मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा कि एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ कोई ये पहली मर्तबा हुआ। मेरे खिलाफ दुश्मनों की सफ़ में खड़ा है वो और मैं बहुत बुरा लगूंगा उस पर तीर खींचता हुआ। इसलिए हम उनकी कोई बुराई भी नहीं करना चाहते। वो अपने ही विचारधारा और परिवार के सदस्य रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो 14 फरवरी से पहले उचित निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी और इसकी विचारधारा को नुकसान पहुंचाने का कोई काम नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। जी सर, यशपाल राणा जी के मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं। वो स्टार्टिंग करते हुए और एंड में हमेशा यही कहते हैं कि मेरे साथ डिबेट करवा दो। तो ऐसा क्या रीज़न है कि प्रदीप बत्रा उनके साथ डिबेट करने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं? सच बात तो ये है कि रुड़की एक बहुत सभ्य और शिक्षित शहर है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी भाषा बहुत अमर्यादित और अशोभनीय भाषा उनकी रहती है। उनके साथ डिबेट करना किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। क्योंकि अभी मैं एक बाइट ले रहे थे, एक पत्रकार उनसे, एक संवाददाता, तो वो उनसे ऐसे तू कर के बात कर रहे थे कि तू जो मेरे से ये सवाल पूछ रहा है, तू क्यों मेरे से ये सवाल पूछ रहा है। तो कोई व्यक्ति उनसे क्या डिबेट करे, और अगर उस डिबेट में शहर में कोई उत्तेजना पैदा हुई या इस शहर का कोई वातावरण खराब हुआ तो उससे तो अच्छा है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होने से बचना चाहिए। और प्रदीप बत्रा जी चूँकि बहुत सभ्य और सौम्य व्यक्ति हैं, वो ऐसे हालात इस रुड़की शहर में ना पैदा करना चाहते। और फिर रही बहस की बात या डिबेट की बात, रुड़की में प्रदीप बत्रा जी के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं वो खुद विकास कार्य बोल बोल कर अपनी गाथा कह रहे हैं। पूरा शहर ये देख रहा है कि 10 साल पहले के शहर में और आज के शहर में कितना अंतर है, और विकास और एक मॉडल सिटी के रूप में इस रुड़की को उन्होंने विकसित कर दिया। ये अपने आप में एक कंप्लीट डिबेट है। बस इतना ही मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, हमारे चैनल द बिग न्यूज़ के माध्यम से आप रुड़की की जनता को क्या कहना चाहेंगे?
मैं रुड़की की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो रुड़की का जो वातावरण है शांतिपूर्वक हमारा ये चुनाव संपन्न हो, रुड़की का वातावरण ऐसा ही शांतिमय बना रहे और 14 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खास तौर से हमारा जो युवा वर्ग है जो पहली बार वोट करेगा, वो अपना वोट इस देश के विकास को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रदेश के विकास को दृष्टिगत रखते हुए और विचारधारा और नीतियों के आधार पर इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर वोट करे और रुड़की के विकास के लिए प्रदीप बत्रा जी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, ताकि उत्तराखंड में 60 पार का लक्ष्य प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार हो और डबल इंजन की सरकार का जो लाभ आज दिखाई पड़ने लगा है उत्तराखंड में, वो योजनाएं वो अनवरत रूप से लागू रहें और भारतीय जनता पार्टी इस उत्तराखंड प्रदेश को एक विकसित और मॉडल प्रदेश के रूप में लेकर चले। ये अपील मैं इनसे करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। एक चीज़ मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी रुड़की पधार रहे हैं, उनकी जनसभा है और आप उसके बाद ये महसूस करेंगे कि रुड़की पूरी तरह से आपको भाजपा में दिखाई पड़ेगी और जो कांग्रेस या कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार है वो औंधे मुंह उस दिन आपको गिरा हुआ नजर आएगा। और 14 फरवरी को पूरे बहुमत के साथ, पिछली बार 12,500 वोट से प्रदीप बत्रा जी ने कांग्रेस को हराया था, इस बार कम से कम 21,000 वोट से कांग्रेस को हराने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी, तो जैसे कि देखा आपने हमारे साथ सर जुड़े हुए थे, ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ज्योति बिष्ट, धन्यवाद।